भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। मैं ठीक हूँ। वैसे इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है कि पहले हमारी पुलियाबाजी आईवीएम पॉडकास्ट के साथ मिलके कोलैबोरेशन में करते थे, तो अभी हम पुलियाबाजी इंडिपेंडेंटली करेंगे बेसिकली। हाँ, और हम लोग आईवीएम पॉडकास्ट के शुक्रगुजार हैं कि उनके साथ ये भागीदारी काफ़ी सही रही। हम लोगों ने पहले 5 एपिसोड खुद से किए थे और तब से हम लोग आईवीएम के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो 200 वाली पार्टनरशिप थी ये। और उसके बाद हम लोग खुद से रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा अब एक सबस्टैक पेज भी है। हम लोग कई नई चीज़ें कोशिश करना चाहते हैं। सबस्टैक पर हम लोग एक चैट कम्युनिटी बना रहे हैं। तो आप अपने पॉडकास्ट जहाँ भी सुनते हैं वहाँ तो आपको मिलेगा ही हमारे एपिसोड, लेकिन आप हमारे सबस्टैक puliyabazi.substack.com भी ज़रूर चेक कीजिए और वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ईमेल भी आएगा हर एपिसोड का, जिसमें शो नोट्स रहेंगे और हमारी कुछ और टिप्पणियां जो हैं वो हम लोग आपको भेजते रहेंगे। तो ये ज़रूरी सूचना, जानकारी एपिसोड शुरू करने से पहले। तो अब हाँ, शुरू करते हैं। सौरभ, तो आज की पुलियाबाजी एकदम विशेष पुलियाबाजी है। हमारी होस्ट आज की मेहमान भी हैं, प्रणय भी और ख्याति भी, पर खासकर ख्याति। प्रणय इस बार सपोर्टिंग रोल में। आपको हमने पहले भी बताया था, ख्याति, प्रणय और अनुपम हमारे एक और मित्र हैं। तीनों ने मिलकर किताब लिखी है, वी द सिटीजन्स स्ट्रेंथनिंग द इंडियन रिपब्लिक। तो ये पहली पब्लिक पॉलिसी किताब है जो कि एक ग्राफिक नॉवल के फॉर्मेट में है। तो ख्याति आपको मालूम ही है, कार्टूनिस्ट है, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा की जो दोनों अंश हैं उनको मिला करके पेश किया है। तो ये हम शुरू से ही करते हैं जैसे हमेशा से। तो ख्याति, पहले चीज हमने कभी इस तरह से, आई डोंट नो आपका परिचय हमारे श्रोताओं से है कि नहीं, तो तुम हो तो इंजीनियर पहले, हाँ, उसके बाद आईटी में काफी टाइम काम किया, हाँ, तो पहले कार्टूनिस्ट कैसे बनी, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी में फिर आते हैं, पर तुम कार्टूनिस्ट कैसे बन गए इंजीनियर और आईटी से निकल के? हाँ, तो मैं कार्टून तो कुछ भी नहीं बनाती थी स्कूल कॉलेज में। थोड़ा बहुत मेरा ड्राइंग अच्छा था, मतलब क्लास में टॉप 25% में था, बट सबसे बेहतरीन ऐसा कुछ नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करती थी उस पर। मुझे इंजीनियर बनना था तो मैं उसी पे पढ़ाई करती थी। सिर्फ बैकग्राउंड में कभी कभी क्लास में बैठे कभी कभी कोई टीचर का चेहरा थोड़ा सा लगता था कि ये आसान है ड्रॉ करना, तो आप थोड़ा सा टाइम पास में कुछ इधर उधर स्क्रिबल करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही मैं स्क्रिबल करती थी। लेकिन उसके बाद तो मैं अपनी जॉब में चली गई और फिर मैंने अपनी जॉब ही काफ़ी टाइम की। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिखने का शौक था, तो मुझे लगा कि मुझे वो परस्यू करना है थोड़ा और सीरियसली। पर अभी किस चीज़ पे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, कौन से फॉर्म में लिखा जाए, ये सब का एक सवाल रहता है। तो आप एक्सप्लोरेशन करते हो, अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखने की शुरू करते हो। तो तब मैं थोड़ी यंग मदर भी थी, तो मैंने कुछ दिनों तो थोड़ा सा कुछ मदरहुड के एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ लिखा था इधर उधर। फिर भी कुछ ऐसे बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, और भी बहुत चीज़ें मैंने ट्राई करी। करते करते समहाउ मुझे कार्टूनिंग में थोड़ा सा किसी और के कार्टून्स देखे, मुझे लगा रही ये तो काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग मीडियम है जो मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही उसमें ट्राई किया और समहाउ करते करते मुझे मज़ा आने लगा। तो मुझे ऐसे दिमाग में एक कार्टून आया, अच्छा मुझे ये बनाना है, तो दूसरा आया, ऐसे करके तो मैं बनाती गई। फिर उसमें शुरू तो मैंने बहुत बेसिक वाले टॉपिक से किया था। एक इंट्रोवर्जन का एक टॉपिक रहता है, तो हमेशा सारे इंट्रोवर्ट लोग अपने इंट्रोवर्जन के बारे में मतलब पता नहीं, वो बड़ी बात है। इंट्रोवर्ट्स अपने इंट्रोवर्जन के बारे में बड़े एक्सट्रोवर्टेड रहते हैं बहुत। हाँ, तो ये उस पे मतलब वो एक पॉप कल्चर जैसा है, एक स्ट्रीम है, तो वो मज़ा आता है। जो मैंने रिलेटेबल टाइप के कार्टून में सब बनाना शुरू किया था, पर उसी में कहीं करते करते मुझे और भी चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो मैं अपने और एक्सपीरियंसेस के बारे में भी लिखने लगी, थोड़ा पर्सनल पॉलिटिकल कार्टून, थोड़े फेमिनिज्म, थोड़ा सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री वाले कार्टून्स भी मैं बनाने लगी। तो यही करते करते, बट मैं सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री तो करने लगी थी। वैसे मैं पढ़ती तो थी, पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ती थी, मैं इकोनॉमिक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत बेसिक, तो मैं सब जनरल नॉलेज काफ़ी ठीक ठाक रखती थी अपना। तो मुझे लगा कि लेकिन ये सब चीज़ों को जोड़ने का मतलब मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है।
तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि मुझे ये ठीक से मतलब ये जो इतने डिसजॉइंटेड आइडियाज़ को एक साथ कैसे मिला के देखा जाए उसका एक पर्सपेक्टिव मिले। तो उसी समय मैं एक्चुअली पुलियाबाजी भी सुनती थी। तो उस समय प्रणय और आपके सारे जो फ्रेमवर्क डिस्कस करते थे तो मुझे लगा अरे ये तक्षशिला कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, जाके चेक करना चाहिए। तो मैंने वो कोर्स किया। तो पब्लिक पॉलिसी एंड कार्टूनिंग का इंटरेस्ट उसमें दोनों मिल के आया। वैसे ख्याति, आगे जाने से पहले आपने कहानी मुझे भी बताई थी पहले कि आप पहले किसी इलस्ट्रेटर को ढूंढ रही थी और तब फिर किसी ने कहा कि आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती है। तो इसके बारे में भी बताइए ना, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि वो नहीं कर सकते ये चीज़। तो अच्छा, एकदम शुरू से ये कहानी है कि मैं एक्चुअली चिल्ड्रंस बुक लिखना चाहती थी। तो मैंने एकदम बहुत ही सिंपल बेसिक कहानी लिखी थी क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की थी। तो ये है कि मतलब मैं अपनी बेटी के लिए एक किताब लिख रही थी, तो मुझे वो इलस्ट्रेट करवानी थी। तो मैंने एक इलस्ट्रेटर को भी ढूंढा और मैंने उससे बोला कि तुम मेरे साथ ये करो और तुम मेरे लिए ये किताब इलस्ट्रेट करो और हम सबमिशन करेंगे कहीं कहीं पे। लेकिन उसने मुझे समझाया कि इलस्ट्रेटर का ज़्यादा मतलब पॉइंट रहता है, तो अगर हम कहीं पब्लिश भी हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अमाउंट इलस्ट्रेटर के पास रहता है, 80-20 जैसा होता है। तो उसने बोला कि मतलब तुम ट्राई करके देखो पहले, अगर तुमसे नहीं होगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करने को रेडी हूँ करके। तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया और मुझे ऑनेस्टली तब नहीं पता था कि मैं चिल्ड्रंस बुक भी कैसे इलस्ट्रेट करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉग्स ड्रॉ करने थे। मेरे बच्ची को डॉग्स काफ़ी पसंद थे, कुत्ते पसंद थे, तो मैंने डॉग्स के रिलेटेड किताब लिखी हुई थी। तो खैर वो फाइनली मैंने वो एक प्रोजेक्ट की तरह ले लिया कि चलो ठीक है और कुछ नहीं। मुझे लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा पब्लिश तो शायद नहीं होगी, पर मैंने सोचा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है करने को। उसके एंड में मुझे ये समझ में तो आ जाएगा ना कि पूरा इलस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, बुक को पब्लिश करने का प्रोसेस क्या है। मैंने सेल्फ पब्लिश भी कर ली वो किताब, तो मुझे वो पूरा शुरू के आइडिया से लेके इम्प्लीमेंटेशन की कहानी कैसे चलनी है वो मुझे समझ में आ गया। तो मुझे लगता है उतना मैंने उस प्रोजेक्ट से सीख लिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पिवट करके ज़्यादा सोशो पॉलिटिकल कमेंट्री करना शुरू किया, क्योंकि मैंने बीच में, जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था कि मैंने ये बकर मैक्स पे करेजवा और सुमित कुमार की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनी। तो मुझे मेरा कार्टूनिंग का जो पर्सपेक्टिव काफ़ी बदल गया, क्योंकि तब तक मैं कार्टूनिंग सोचती थी तो हमेशा मैं टिन की कॉमिक्स या तो स्कॉट एडम्स की कॉमिक्स, तो जनरली कैन से कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के एंगल से ही मैं सोचती थी। इंडियन पर्सपेक्टिव में कार्टूनिंग कैसे बदल जाता है, कैसे हमारी स्टोरीज थोड़ी सी बदल जाती है, तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी थोड़ा अलग होता है। हम अपनी भाषा का यूज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ इंग्लिश में नहीं लिखना ज़रूरी। तो मुझे लगा कि अब मुझे ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला है कि मैं इंडियन सब्जेक्ट्स, इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन भाषाओं में लिखूं। तो काफ़ी सारी मेरी कॉमिक्स जो है वो मैंने इंग्लिश में लिखी है, या तो हिंदी भी होगी तो उसमें ये एक्चुअली स्क्रिप्ट मतलब मैंने 2-3 तरीके से ट्राई किया। कभी कभी मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, कभी मैं एक्चुअली इंग्लिश में लिखती हूँ स्क्रिप्ट, बट भाषा अंदर होती है हिंदी की, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं हिंदी पढ़ नहीं पाता हूँ पर मैं हिंदी समझ सकता हूँ। तो अगर वो इंग्लिश में लिखी है तो ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट मैंने उस समय किए और अलग अलग फॉर्मेट्स कि आप क्या क्या डिफरेंट स्टाइल कर सकते हो। तो ये करते करते थोड़ा सा एक अपना वॉइस समझ में आता है कि अच्छा मैं इस तरह की चीज़ें बेटर लिख पाती हूँ, या जो मैं ये करती हूँ शायद दूसरे लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो यहाँ मैं अपना एक नीश बना सकती हूँ। तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहले से थोड़ा सोशल पॉलिटिकल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी, तो मेरे टॉपिक्स उसकी वजह से थोड़े से अलग निकल के आते थे। तो जैसे कि मैंने एक विजुअल ऐसे लिखा था, मैं उसको कार्टूनिंग नहीं कहती हूँ, मैं उसको विजुअल ऐसे बोलती हूँ, जिसमें मैंने 2 प्रकार की डिस्टोपिया को कंपेयर करने की कोशिश की थी कि 1984 का जो ऑरवेलियन डिस्टोपिया एक प्रकार का फॉर्मेट है जिसमें ब्रूट फोर्स से लोगों को दबाया जाता है, और दूसरी तरफ एक दूसरा अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड करके आल्डस हक्सली की एक किताब है। तो उसमें एक अलग प्रकार का डिस्टोपिया है जिसमें लोगों को बुक्स को बैन नहीं करना पड़ता है, उस दुनिया में बुक्स कोई पढ़ता ही नहीं है। तो ये एक अलग प्रकार की डिस्टोपिया है कि हाँ, तो मैंने उन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की थी। तो ये ऐसी कुछ अलग चीज़ें ट्राई कर रही थी। इनफैक्ट बाद में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि उनकी एक दोस्त की PhD की थीसिस में किसी ने ये मेरी कॉमिक सबमिट करी थी एज अ पार्ट ऑफ देयर थीसिस। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि चलो ठीक है, मतलब ये किसी को तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हाँ, फिर उसी के बाद आया कि नहीं, थोड़ा सा और समझा जाए, इस विषय को ठीक से समझा जाए और फिर थोड़ी और कमेंट्री हो, ताकि मतलब आप
ऐसे हवा में ज्ञान नहीं दे रहे, मिसलीडिंग नई चीजें बता रहे हैं, कुछ काम की चीजें बता रहे हैं। और फिर जब आप तक्षशिला में कोर्स कर रही थी तो आपके दोनों को ऑथर आपको मिल गए हैं, तो दोनों आई थिंक आपके टीचर रहे होंगे कोर्स में उस टाइम पर, तो प्रणय भी और अनुपम भी। तो किताब का आइडिया कैसे जन्मा, उपजा? सोशियो पॉलिटिकल तुम तो कर रही थी, तो प्रणय तुमको भी ले आते हैं इस कहानी में। आई मीन और तक्षशिला में मुझे मालूम है हम हमेशा सोचते भी रहते हैं कि भाई और किस तरह से आइडियाज पब्लिक के सामने लेकर के जाए, तो ये एक नया आयाम दिखा कि अरे ये भी एक तरीका हो सकता है जो कि विजुअल मीडियम है, लोगों को इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ता है। तो कुछ लोग लिखने के चोर होते हैं, कुछ लोग पढ़ने के भी चोर होते हैं, तो दोनों की कभी कभी दोस्ती हो जाती है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं, वरुण मित्रा जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी से पब्लिक काफी बार गायब रहती है। हम लोग सब लोग ऊपरी तरह से बात करते हैं और जो पब्लिक है वो मिसिंग होती है। तो हम लोग का तो यही अटेम्प्ट रहता है कि किस तरीके से पब्लिक को वापस पब्लिक पॉलिसी में लाया जाए, और पुलियाबाजी भी एक जरिया है, उसी कहानी का एक किस्सा है। तो उसमें एक हम लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से और अटेम्प्ट किया जाए। तो जब ख्याति का बैच खत्म हुआ, जीसीपीपी का जो कि कोर्स है, वो पैंडेमिक बैच था शायद, तो उसके बाद तो ख्याति से तो कभी मुलाकात हुई नहीं थी इन पर्सन, लेकिन उस कोहोर्ट के बाद ख्याति ने एक पूरी समरी दी थी कार्टून फॉर्म में और हमें भेज दी। तो उसने पूरा जीसीपीपी ने नटशेल के नाम से कॉमिक बनाई जिसमें मार्केट फेलियर्स जो 4 तरीके के होते हैं उसे डिपिक्ट किया उसने काफी शानदार तरीके से, कुछ 15-20 पैनल में, और भेजा। तो हम लोग वाह यार ये तो मतलब जबरदस्त चीज है, ये आइडिया हमें तो आया ही नहीं था, तो ये ख्याति का ही आइडिया था कि ये करके भेज देते हैं। तो तब फिर ये दिमाग में आया कि सिर्फ 15-20 पैनल क्यों, इसको हम लोग एक किताब के फॉर्मेट में क्यों ना तब्दील कर दें। तो तब से आइडिया शुरू हुआ। और आपको तो पता है सौरभ, वैसे आइडिया तो हम लोग काफी जनरेट करते रहते हैं, तो ये आइडिया बना दिया कि यार किताब लिखते हैं इसके ऊपर, और हम लोगों ने बोला चलो लिखते हैं। ख्याति को भी बोल दिया। अब तब कोई आइडिया नहीं था कि ये होने वाला है या नहीं, लेकिन आपको पता है ख्याति किस तरीके की इंसान है, और पुलियाबाजी चल रहा है वो भी क्योंकि ख्याति बहुत स्ट्रक्चर्ड पर्सन है। तो फिर बस एक्चुअली कहानी शुरू हो गई, और फिर हम लोग हर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते जूम कॉल पे मिलने लगे और किताब के बारे में डिस्कस करते लगे। पहले प्रपोजल बनाया, पिच किया, वो भी कई बार एक्सेप्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ये फॉर्मेट ही नया है। तो काफी पब्लिशर्स को लगता है कि कोई भी कार्टून बुक जो है वो बच्चों के लिए ही होता है, और इस तरीके की नॉन फिक्शन विषयों पर कार्टून बुक नहीं होती, उसका मार्केट बहुत कम है। तो दृष्टिकोण यही था लोगों का। तो हम लोगों ने काफी पब्लिशर्स से बात की, तो हमें तो कोई रिस्पांस नहीं आया। पर फिर पेंगुइन से जब बात हुई तो तब मेरी दूसरी किताब जो थी आरएसजे के साथ, वो भी पेंगुइन पब्लिश कर रहे थे। तो कार्तिक जो कि हमारे एडिटर है, वो इस किताब के भी एडिटर हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ इस किताब में कुछ है जो और किसी किताब में नहीं है, या उन्होंने इसमें कुछ नया देखा। और तब तक निखिल गुलाटी की भी किताब आ गई थी जो हम लोगों ने एपिसोड किया था, इंडस वैली। तो एक टेम्पलेट था कि इस तरीके के विषय पे भारत में भी किताबें लिखी जाती हैं। मैंने पहले बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे ब्रायन कैपलान है, काफी मशहूर इकोनॉमिस्ट है, लिबर्टेरियन, उन्होंने एक किताब निकाली थी इमिग्रेशन के ऊपर, वाई इमिग्रेशन शुड बी अलाउड, एंड उस विषय पर एक किताब थी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स दूसरे देशों में थे और यूएस में थे, लेकिन भारत में कोई इसका एग्जाम्पल नहीं था। खैर, तो पेंगुइन ने एक्सेप्ट कर ली ये प्रपोजल, और उसके बाद हम लोग हर हफ्ते काम करते गए इसके ऊपर, और यही नतीजा है उसका। बस वैसे हमने ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा पूरी लिख दी थी एक्चुअली, और हमने मतलब प्रिंट आउट निकलवा के दे दी उनको कि देख लीजिए अब तो प्लीज हाँ बोल ही दीजिए। अरे वाह, ऐसे आपको सिर्फ अपना नाम लगाना है ऊपर? नहीं, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने भी मतलब एडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बुक। तो जो भी छोटी छोटी गलतियां ठीक करते करते उसको और सुधारने का काम तो उन्होंने किया ही है। तो बढ़िया। और किताब की एकदम खासियत मुझे एक और भी लगी कि वो सिंपल तरह से शुरू होती है, बिकॉज आई मीन थोड़ा बहुत मुझे लगा कि काफी सारे ऑब्वियसली आइडियाज हमारे जीसीपीपी से जनरली हैं, तो वो जैसे कोई कोर्स भी शुरू होता है सिंपल कॉन्सेप्ट से, बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स में धीरे धीरे बिल्डअप होता है। तो किताब में भी ये खासियत है, और मतलब बहुत आप लोगों को ग्राफिक नॉवल नहीं मिलेंगे जहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का ग्राफ मिलेगा आपको, और या फिर आपको कोई 2x2 मिलेगा,
फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, 8 स्टेप्स कौन से हैं, ये 4 तरीके, लेकिन इन अ वे कि आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके का फ्रेमवर्क अगर आप किसी टेक्स्ट बुक में जनरली देखेंगे तो लोग अगर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस किताब में मेरा क्या कहते हैं छोटा सा बेटा भी पढ़ गया है इस किताब को, और बुक में जैसा तुमने लिखा भी है, तुम्हारी बेटी इस किताब की पहली रीडर थी ऑलमोस्ट हर चैप्टर की। हाँ। काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं लेकिन ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लिए, तो ऐसा भी नहीं है कि किताब बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सही कहा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है इस चीज की। ये सौरभ, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमारा एक ऑडियंस था 14 साल से ज्यादा की उम्र का कोई भी इंसान, तो उस दृष्टिकोण से लिखा था। लेकिन कई बार शायद वो जो फॉर्मेट है, और इसका मतलब मैं पहले एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि, लेकिन कई सारे लोग, दो काइंड के लोग, एक जो हमें रिव्यू भी आए कई लोगों के जो कहते हैं कि मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये किताब इस तरीके के फॉर्मेट में है कि मैंने उठा के पढ़ी और खत्म भी कर दी। हाँ। तो ये एक नया ऑडियंस है जो मुझे पता नहीं था। और दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं, कई उम्र के बच्चों को भी पसंद आ रही है। ये नहीं कि उन्हें पूरा समझ में आया होगा, लेकिन ये है कि जब चित्रों में आप कर देते हैं तब्दील इसी कहानी को, और अगर अच्छे से बनाए हैं वो चित्र, शायद उसका एक विशेष आकर्षण रहता है जो आप कितनी भी अच्छे प्रोज में या कविता लिख दो उसमें नहीं होता। तो ये मुझे नहीं पता था, लेकिन ये नई चीज पता पड़ी। और खासकर अच्छी चीज है कि कोई बहुत डीप भी जाना चाहता है तो रेफरेंसेस, ये पेपर्स के रेफरेंस हैं, फ्रेमवर्क्स के रेफरेंसेस हैं, तो जिसको बहुत डीप जाना है वो भी बहुत डीप जा सकता है, और जिसको सतही तौर पर रहना है वो वहां पे भी रह सकता है। तो किताब हर लेवल पे एक्सेसिबल है, किसी को ऐसा भी नहीं लगेगा कि डम डाउन कर दिया है बहुत, और जहां पे डम डाउन किया है वहां पे भी फुटनोट रहता है कि ये हम नहीं बता रहे हैं पर ऐसा और कुछ है, आप पढ़ सकते हैं आगे जाके चाहे तो। हाँ, क्योंकि हर चीज तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, एक बुक में सब कुछ आप कैसे बता दीजिएगा, बहुत एम्बिशियस बुक है उस मामले में, क्योंकि ये बहुत कुछ एक छोटे से चीज में कह रही है किताब, लेकिन बहुत कुछ कह भी पाई है। ये भी एक इसकी अचीवमेंट है किताब की। तो मुझे किसी ने पूछा कि ये किताब बिगिनर्स के लिए है, तो मैंने कहा हाँ बिगिनर्स के लिए, लेकिन मुझे उसके बाद समझ में आया कि एक्चुअली हर बिगिनर सेम नहीं होता है। 14 साल का बच्चा एक अलग प्रकार का बिगिनर है, जबकि अगर कोई 30 साल का इंसान जिसने शायद बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं फॉलो की तो वो भी एक बिगिनर है, लेकिन अलग प्रकार का। उसको कुछ चीजें पता होगी, कुछ एग्जाम्पल्स वो ज्यादा समझेगा, जो शायद 14 साल का बच्चा पूरा नहीं समझेगा। तो अलग अलग है, लेकिन सब लोग अपने लेवल पे उसे पढ़ पाएंगे और उस लेवल पे वो अपने हिसाब से थोड़ा सीख पाएंगे, और नेक्स्ट क्या जानना है उनको अगर जिज्ञासा है तो वो उसमें जाके थोड़ा और रिसर्च करके उस विषय के बारे में और पता कर सकते हैं। वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इस किताब में। मेरे पास एक सवाल है ख्याति, क्योंकि हमारे कई श्रोता होंगे जो खुद इलस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसा आपको किसी ने एडवाइस दिया कि तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते इलस्ट्रेशन, ऐसा अगर हम लोग हमारे श्रोताओं को भी इंस्पायर कर पाए, तो आप ये बताइए ना कि आपका टूल किट क्या था इसके लिए। आपने पूरी डिजिटली की है ये, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी की मतलब उसका हाथ बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए वगैरह। तो आप थोड़ा ये बताइए ना किस तरीके से ये कर सकता है कोई, अगर किसी को मार्जिन पे है और इंटरेस्ट है तो कैसे शुरुआत करे। हाँ, तो मैं कहूँगी मैं पूरी बिगिनर थी जब मैंने ये पूरा इलस्ट्रेशन का काम शायद 6-7 साल पहले शुरू किया, कह सकती हूँ। तब मैं पूरी ही एकदम ही रॉ थी, मैंने ड्राइंग भी बहुत सालों से करी नहीं थी। तो मैंने एक्चुअली शुरू तो पेन पेंसिल पेंटिंग से करना शुरू किया था, लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरी लिमिटेशन है इस मीडियम में, मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ। तो मैं कर सकती हूँ स्ट्रोक्स, बट मुझे ऑफकोर्स बहुत बार ट्राई करना पड़ता है। तो मेरे एक दोस्त ने एक्चुअली मुझे पुश करके बोला कि नहीं ख्याति, तुम डिजिटल इलस्ट्रेशन ट्राई करो। तो ऑलमोस्ट उन्होंने धक्का मार के बोला कि नहीं तुम खरीदो, सस्ता वाला ही खरीदो, बट खरीदो। तो मैंने एक दूसरा वाला खरीदा था, सस्ता, इससे जो भी मेरे पास है उससे भी और सस्ता, जिसमें मेरे पैड पे मैं देख नहीं सकती हूँ मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे बस अपने नॉर्मल कंप्यूटर में लगाना है और मैं अपने कंप्यूटर पे वो स्ट्रोक देख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं ड्रॉ तो नीचे करती हूँ, चेहरा मेरा स्क्रीन की ओर होता था, पर वो भी आपको थोड़ा टाइम लगता है उसमें एडजस्ट होने में, बट आप कुछ समय के बाद आपको वो फॉर्मेट से आप एडजस्ट हो जाते हो, अपनी आँख उस हिसाब से एडजस्ट करके आप ड्रॉ करना शुरू करते हो। और शुरू में आपकी अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा एटलीस्ट मेरी तो अच्छी नहीं थी, तो मैंने तो काफी शुरू किया, पर मैंने ना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट वाला एंगल नहीं सोचा, जो भी बन रहा था थोड़ा थोड़ा ठीक ही बन रहा था। तो भी मैंने सोचा कि मुझे अगर जोक अच्छा लगता था तभी, क्योंकि मैंने सिंपल टॉपिक्स लिए थे ना, इंट्रोवर्जन वाला, तो जोक मुझे अगर अच्छा लगता था तो मैं पब्लिश कर देती थी और मैं अपनी ऐसे ही कहीं पे सोशल मीडिया पे डाल देती थी। मैंने अपना एक वेबसाइट भी बना दिया था तब तक।
तो बट मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही थी, मुझे इतना समझ में आ रहा था कि मैं जितना ड्रॉ करूंगी उतना वो इम्प्रूव होगा। तो हाँ, मतलब वो एक तो ये है कि आपकी एक टाइम तो लगता है, जर्नी तो लगती है उसमें। फिर कुछ और स्पेसिफिक चीजें मैंने ट्राई करी कि मेरी ड्राइंग थोड़ी सुधरे। इसके लिए मैंने एक्चुअली थोड़ी फिगर ड्राइंग की, जिसमें मतलब लोगों को आप देख के ड्रॉ कर रहे हो, तो उससे आपकी आई थोड़ी इम्प्रूव होती है, आपका कंट्रोल थोड़ा इम्प्रूव होता है। मैं ड्रॉ तो ऐसा नहीं करती हूँ, मतलब मेरी ड्राइंग में कोई ह्यूमन लाइक तो कुछ भी नहीं है, रियलिज्म नहीं है, पर उससे मेरे स्ट्रोक बहुत इम्प्रूव हुए, मेरी थोड़ी टेक्निक्स थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, तो मेरा ड्राइंग उससे भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और डिजिटल में मैं टूल्स में कहूँगी, मैं फिलहाल एक यूऑन का एक डिजिटल टैबलेट आता है वो मैं यूज़ करती हूँ। और जो मैं एक स्केचबुक करके एक एक्चुअली ज़्यादातर लोग शायद फोटोशॉप पे करते हैं, लेकिन तब मैंने जब शुरू किया था तो मुझे एक ऐसा टूल चाहिए था जो सस्ता हो, फ्री हो। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा वन टाइम पेमेंट वाला टाइप का, तो मुझे ठीक लगा, तो मैंने वो यूज़ करना शुरू किया और मुझे वो अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि वो सिंपल है, उसमें 1000 चीज़ें नहीं है, उसमें बस आपको ड्राइंग की सारी चीज़ें हैं। तो मुझे वो सिंप्लिसिटी पसंद है उस टूल की। और उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, पर ठीक है, मुझे फिगर आउट कर लिया उसको मैं कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ। और फिर मैं अडोबे का इन डिज़ाइन वगैरह यूज़ करती हूँ उसको बुक के अंदर लेआउट करने में। तो मैं लेआउट, और मुझे लगता है मेरे लिए एटलीस्ट लेआउट करना भी ड्राइंग का ही, मतलब क्योंकि फ्लो आपका कॉमिक का तभी बैठेगा ना, तो आप उसको फ्लो में ही सोच सकते हो। अगर आपको 10 बनानी है तो क्या वो 10 पैनल एक फ्लो में ठीक से काम करती है कि नहीं। तो जब तक मैं उनको प्लेस करके नहीं देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये कॉमिक सही जा रही है कि नहीं। तो मैं पढ़ती रहती हूँ, एडिट करती रहती हूँ जब मैं लिख भी रही होती हूँ। तो मैंने लिखा कुछ होता है, बट 100 लिखा होगा, उससे बनाते बनाते 70 जितना हो जाता है, मतलब 30% का एडिट्स आ जाते हैं, उसकी लेंथ भी कम हो जाती है, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आती है कि नहीं, अभी मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो एक्चुअली इस शब्द को लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, तो आप उसको निकाल सकते हो। ऐसे करके आप एडिट करते हो। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है जो प्रोसेस है ना, आई थिंक सबका प्रोसेस अलग होता होगा, और वो आपको प्रोसेस इस चीज़ को रिपीट करते करते ही होगा कि मैंने बहुत सारे बनाई एक के बाद, तो आप समझते हो कि नहीं, अच्छा ये ऐसे काम करता है। कभी कभी मैं उसको ब्रेक भी करने की कोशिश करती हूँ, कि कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस स्टाइल में ना बनाऊँ, कुछ और स्टाइल में बनाऊँ, ताकि एक मोनोटोनी भी ना आ जाए कि हमेशा एक ही जैसा बन रहा है आपका। ख्याति, अभी तुम थोड़ा सा एक ऑलमोस्ट मिनी बुक टूर भी करके गई इंडिया में, तो बहुत तुम अपने पाठकों से मिली, तुमने लोगों से इंटरेक्ट किया, बुक स्टोर्स में खूब साइनिंग वाइनिंग भी करी, तो कैसा रिसेप्शन? मतलब अब पहले तो किताब तुम जिन लोगों को जानती हो उन्होंने ही देखी, और काफी सारे तक्षशिला से जुड़े हुए लोग तो सब पब्लिक पॉलिसी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो बाकी लोगों से किस तरीके का फीडबैक तुमको मिल रहा है और मिला है किताब को लेकर? जैसे अभी मैं ऊपर आ रही थी तो मेरी एक नेबर ने कहा कि उन्होंने मेरी किताब कल देखी मेरे पिताजी के हाथ में, तो उन्होंने सिर्फ उतना देखने से उनको थोड़ा सा आइडिया आया कि अरे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर बुक्स। तो मुझे वो लगा कि अगर वो लिफ्ट के 30 सेकेंड के उनके इंटरेक्शन में उनको अगर वो आकर्षित की है, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उस एंगल से कि ठीक है, मेरा काम है कि उसे एंगेजिंग बनाना यूजिंग दिस मीडियम। क्योंकि ये मीडियम का चूज़ करने का रीज़न ही यही था ना, कि हम जो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता है उसको भी हम आकर्षित करके लाएं। और काफ़ी सारे मेरी जो पहचान के लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि उनके बच्चे जो हैं, मेरी कज़िन की बेटी है 7 साल की, तो वो उसे देख रही थी। मुझे मालूम है कि वो पूरा समझ नहीं रहा है कि, लेकिन उनको वो देख के अगर इंटरेस्ट पड़ रहा है। मेरी जो कज़िन है वो भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती है, तो उसको ऐसे रिसेंटली लगा कि नहीं, मतलब मैं भी समझ पाई इसमें से काफ़ी चीज़ें, और उसकी जिज्ञासा बढ़ी है इस विषय के बारे में और जानने की। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये अगर कोई इतना कर पा रहा है और अगर मैं उतना जानती हूँ उनकी तरफ से, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने कुछ तो ठीक किया है। बिल्कुल। नहीं, ये एकदम मैं बोलूँगा कि स्कूल्स में एज ए सिविक्स कंपेनियन ले सकते हैं कि भाई नागरिक को अपना नागरिक कर्तव्य कैसे निभाना है, तो ये बुक उसके लिए एक बहुत बढ़िया पहल है। वरना तो सिविक्स लोगों के लिए यूजुअली एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है स्कूल में, तो ये अगर एज ए सिविक्स कंपेनियन बुक्स स्कूल में लोग इसको इंट्रोड्यूस करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। एक्चुअली मैं कहूँगी कि संभव हम लोगों की पढ़ाई में, मतलब इंक्लूडिंग मेरी अपनी पढ़ाई में, मुझे लगता है कि क्यों हमें ये चीज़ें ठीक से नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने स्कूल में इस चीज़ को सीखा है कि व्हाट इज़ रिपब्लिक। व्हाट इज़ रिपब्लिक तो शायद मैंने पुलियाबाजी सुन के ही थोड़ा सीखा था। हाँ, तो
तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल हमको स्कूल में ही ठीक से सिखाने चाहिए थे, लेकिन हमने वो बस छोड़ दिया, तो मिली नहीं हमें वो मौका नहीं मिला उस समय। पर अभी मौका है तो हमें ये सब चीजें सीखनी चाहिए ऐसा। बिल्कुल। तो आई थिंक बड़े लोग भी उससे प्रेरणा लेके कुछ सीख सकते हैं होपफुली। भाई मेरे बेटे का फेवरेट पैनल तो है जिसमें ख्याति निकल के 2 मोटरसाइकिल सवारों को मुक्का मार देती है, तो उसको सबसे ज्यादा ये पसंद आया। और मेरा फेवरेट चीज इस बुक में ये है कि वो मतलब क्या कहते हैं, मैं मानता हूँ कि सारे गंजे लोगों के क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो एक बड़ा समझदार व्यक्ति, तो एक समझदारी की सांत्वना है ख्याति ने बहुत अच्छे से दी हुई है। तो समझदारी की सांत्वना मुझे बहुत बढ़िया लगी इस बुक में। इकॉन प्रॉफ एकदम जो सबसे समझदार व्यक्ति है वो जो है वो मुझे लगा कि वाह ये तो ठीक एकदम बहुत बढ़िया बनाया तुमने ख्याति, शाबाश। हाँ, सुलझा हुआ व्यक्ति। हाँ। सुलझा हुआ व्यक्ति। वैसे सौरभ, मैं सोच रहा था आपके छोटे लड़के को भी एक तो एडम स्मिथ और हायक से उनका परिचय हो गया अभी इस उम्र में, नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल एडम इस book स्मिथ से। और हायक, मतलब हायक ने जिस तरीके से लिखे हैं उनके पेपर, वो पढ़ना मुश्किल है किसी बिल्कुल तो छोटे बच्चे के लिए, परिचय हाँ। हो गया उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणय तुम्हारा कैसा रहा? तुम भी काफी पिछले 2 हफ्ते में रीडर्स वगैरह से मिले हो, सिमिलर जैसा ख्याति का एक्सपीरियंस है उसी तरीके का मिल रहा है तुमको रिस्पॉन्स? हाँ, काफी लोग जो शायद इस विषय से बिल्कुल परिचित नहीं थे, वो लोग इस किताब को उठा रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एक जो हम लोग पब्लिक इन पब्लिक पॉलिसी वाला जो उद्देश्य था वो शायद ये किताब पूरी करे। उसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत लोग पढ़ रहे हैं। तो वो तो हिंदुस्तान की अलग ट्रेजेडी है कि किताबें जनरली कम बिकती हैं, खासकर नॉन फिक्शन तो कम ही बिकती हैं अगर वो बायोग्राफी वगैरह ना हो तो वो है। लेकिन जितनी बिकती है उसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ी। तो अब पुलियाबाजी का जो एसेंशियल सवाल हिंदी में कब आ रही है? ये हम लोगों ने पहले नहीं सोचा था, अभी हिंदी में इसको परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग। ये तो हिंदी में आना चाहिए ना कि हम नागरिक, है ना, तो हम नागरिक करके आनी चाहिए। सौरभ आप जुड़ जाइए इस प्रोजेक्ट में, हमें इसका ट्रांसलेशन में मदद करिए तो हम कर सकते हैं। अरे मतलब तुम सब पुलियाबाजी कर रहे हो और उसके बाद में फिर तो लानत है हम पे, हम पुलियाबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं ये हिंदी में की जा सकती है। कोशिश करेंगे, हाँ पक्का। हाँ ये जरूर मेरे ख्याल से हिंदी में इसको करना चाहिए और बहुत कम लिखना पड़ेगा ना, ये खासियत है ग्राफिक नॉवल की, बहुत ज्यादा नहीं लिखनी पड़ेगी आप लोगों को। हाँ, और टोटली किताब मतलब तकरीबन 200 पेज की है, लेकिन इसमें जो शब्द हैं वो 10,000 ही थे, 10,000 से भी हाँ। कम। तो ज्यादातर जो मैजिक रहता है वो तो चित्रों में है, तो वो तो बदलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैंने एक बहुत खुराफाती काम किया है, मैंने पैनल्स में जितनी भी जगह पे लिखना है ना उसमें मैंने लिखा हुआ है, फॉन्ट यूज नहीं किया है। इसका मतलब है मुझे हर पैनल जाके एडिट करनी पड़ती है जब भी मुझे चेंज करना हो। पर मुझे उससे उसका लुक अच्छा हाँ, पर तुम मतलब मेहनत से तो हाँ। घबराती नहीं हो ना ख्याति, तो क्या बात है? वो तो नहीं, बट हाँ मतलब वो थोड़ा अगर सिर्फ फॉन्ट होता तो थोड़ा और आसान हो जाता था। और आसान हो जाता, ये बात ठीक है। तुम आसान काम थोड़ी करते हो ख्याति, ये तो आसान काम चढ़ने तो के बहुत झाड़ लोग पे करते चढ़ा हैं। दोगे हम ऐसे बोल बोल के। पर सौरभ, इसमें मुझे किताब में एक अच्छी बात लगी, कुछ जो कि सिर्फ शायद ग्राफिक चीज में हो सकता है और आप लिखते वक्त नहीं कर सकते। जैसे कई सारे पैनल्स हैं जिसमें ख्याति ने बड़ी चतुराई से हिंदी या मराठी घुसा दिया है। जैसे एक पैनल था जिसमें जनरल स्टोर के बाहर लोग टीवी देख रहे हैं और उसका जो डिपिक्शन था उसमें ऐसे एक जगह लिख दिया, कृपया सुट्टे पैसे देने, मतलब जो मराठी में छुट्टे पैसे दो। तो ये जनरली आप कभी भी प्रोज में नहीं होगा, लेकिन ये छोटी डिटेल मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी। और एक जगह जहाँ पे हम लोग ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात कर रहे थे, तो वो ट्रैफिक पुलिस का डायलॉग भी है, ए शाणे मी तुला सांगतोय ना, मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ ना। तो इस तरीके की चीजें मुझे मतलब काफी मजेदार लगती है। हाँ, इसी तरह से हिंदी भी है, काफी जगहों पर छोटी मोटी हिंदी भी है, तो बिल्कुल। एक पैनल में हमने क्या किया है जिसमें एक बाजार का सीन है, तो हर बोर्ड जो है उस बाजार के सीन में एक अलग भाषा में लिखा हुआ है। तो मैंने अपने सारे तमिल, तेलुगु, गुजराती सारे जितने भी दोस्त वगैरह ढूंढ के सारी भाषा जितनी भी मैं लिख पाऊँ, बंगाली वगैरह सब मिले, एक मैंने लिखे थे। उसमें मुझे बड़ा मजा आया। और ये किताब के हम कंटेंट तो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ है किताब के अंदर, और पुलियाबाजी के सारे एपिसोड्स जो है वो किताब में कहीं है और उससे बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। किताब में 200 पेज में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, फ्रेमवर्क आपको कम ही जगहों पर मिलेंगे।
तो आज की डिस्कशन यही खत्म करते हैं, लेकिन बहुत मजा आया ख्याति आज तुम्हारी और प्रणय की और अनुपम है नहीं हमारे एपिसोड में, लेकिन वो भी को ऑथर हैं इस बुक के। तो बहुत बढ़िया आपका योगदान है पब्लिक पॉलिसी के लिए भी और ग्राफिक नॉवेल्स के लिए और ये आइडियाज को पब्लिक में ले जाने के लिए। तो शुक्रिया ख्याति और प्रणय ये काम करने के लिए। तो शुक्रिया। और ख्याति हमारे जो सबस्टैक पर है उस पर उसका अपना टेक्स्ट टैग भी शेयर कर देगी, तो जो उन्होंने यूज किया इसमें, तो शायद हमारे श्रोताओं को अगर ये इलस्ट्रेशन वाली हॉबी और सीरियस तौर से लेनी है तो शायद वो वहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर।